दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में साइंस का 5th चैप्टर, जिसका टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर का नाम है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, पीजीटी टीजीटी के लिए, टेट, सुपर टेट, सी टेट, रेलवे ग्रुप डी के लिए, इवन ऐसे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है, ये क्लासेस सभी के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5th को, जिसका टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखिए, 9वीं कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमने यह भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों का पता चल चुका है? आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुण धर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इन गुण धर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। अर्थात दोस्तों, तत्व तो खोज रहे थे, बट उनके गुण विशेषताओं को बताने के लिए उन्होंने विशेष प्रक्रम की खोज की, जिससे आसानी से किसी भी तत्वों के बारे में जानकारी दी जा सके। अब जो हमारा टॉपिक है वह है अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। क्या है ये प्रारंभिक प्रयास हैं? देखिए, देखते हैं। हमने पढ़ा कि कैसे विभिन्न वस्तुओं एवं प्राणियों को उनके गुण धर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य स्थितियों में भी हमें गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। जैसे दुकानों में साबुनों को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुटों को एक साथ दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यहाँ तक कि साबुनों में भी नहाने के साबुन को कपड़ा धोने के साबुन से अलग रखा जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए, ताकि अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जो तत्व मिलते गए उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में वेरीफाई कर लिया। और जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉव राइनर के त्रिक का एक सिद्धांत था, इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉव राइनर के त्रिक देखते हैं क्या है। सन 1817 में जर्मन रसायन, ये कहाँ के थे? एक केमिस्ट थे, जर्मन के थे। 1817 की बात चल रही है। वुल्फगांग डॉवराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तीन तत्व वाले कुछ समूह को चुना एवं उन समूह को त्रिक कहा। क्या कहा? तीन तीन वालों को डिसाइड कर लिया, अलग कर लिया, और उसको इन्होंने त्रिक कहा। डॉब राइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, अगर आपसे पूछा जाए डॉब राइनर ने किस आधार पर यह वेरिफिकेशन किया था, तो आप कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। अब इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्या क्या। देखिए यहां से उदाहरण के लिए लिथियम, जिसका सिंबल Li होता है, सोडियम Na एवं पोटेशियम के वाले त्रिक पर ध्यान दीजिए, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23.0 तथा 39 है। मतलब 6.9 है, 23 है तथा 39 है।
ठीक है, फिर क्या दिया गया है, लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या होगा, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है। निम्न सारणी 5.1 में 3 तत्वों के कुछ समूह दिए गए हैं। इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा समूह डॉफ-राइनर त्रिक बनाता है। देखिए, ये रही टेबल, इसको आप लोग दोस्तों देख सकते और समझ सकते। समूह ए के तत्व हैं, परमाणु द्रव्यमान है, समूह बी के तत्व है, परमाणु द्रव्यमान है, समूह सी के कुछ तत्व दिए गए और साइड में द्रव्यमान दिया गया है। आप देखेंगे कि समूह बी तथा सी डॉफ-राइनर त्रिक बनाते हैं। डॉफ-राइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। सारणी 5.2 में देखेंगे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की ये पद्धति जो सफल नहीं हुई। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। किसका? न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत को पढ़ेंगे। डॉफ-राइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनों को, कौन दूसरे जो केमिस्ट थे, उनके तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम होता है दोस्तों छोटे से बड़े की ओर। किसकी ओर? छोटे से बड़े की ओर होता है। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया। अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कि जो सबसे कम द्रव्यमान वाला तत्व होता है वह हाइड्रोजन होता है, उससे आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले वाले तत्व से कैसा है, मैच करता है, अर्थात संबंध रखता है। अर्थात तत्व क्या है, समान होते हैं। तत्व के जो गुणधर्म होते हैं, करैक्टर होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, पहले और 8वें के सेम होते हैं। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। क्या कहा उन्होंने? इसलिए इसको अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में अधिक समानता है। न्यूलैंड्स के अष्टक के मूल रूप का एक भाग सारणी 5.3 में दिया गया है। ये देखिए न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स तत्व हैं वो सेट किए हुए हैं। अब देखिए, ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। ये कुछ इसके बारे में विशेष जानकारी है कि ये जो सिद्धांत था अष्टक का सिद्धांत, ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत में मेल नहीं खाते हैं। अपनी सारणी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। क्या आप सारणी 5.3 में ऐसे उदाहरण देख सकते हैं? बिल्कुल ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ में है तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है, जिसमें फ्लोरीन, देखिए आपको टिक भी करते जाएं ताकि सुविधाजनक रहे दोस्तों। देखिए कोबाल्ट, जिंक एक ही साथ थे और जिसमें किसमें रखे गए थे, जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुणधर्म उन तत्वों से भिन्न है। आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया, जबकि उनके गुणधर्मों में समानता पाई गई है। अब देखिए, इस प्रकार न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू होता है। नोबेल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया, अर्थात यह व्यर्थ चला गया। किसी तरीके से इसका कोई रोल नहीं रह गया। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप देख सकते हो और स्वयं कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी। किसकी? मेंडलीव की आवर्त सारणी अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए टिक कर देते हैं। देखते हैं, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने
ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुण धर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है, जिसको आप लोग शॉर्ट में मेंडलीव कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। बाई चांस पूछा जाए तो आप बता सकते हैं उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया गया। अब दोस्तों आगे देखते हैं। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों के बारे में बताया। ये दोस्तों जीवनी दी गई है, किसकी दी गई? मेंडलीव की दी गई है। 1834 में पैदा हुए थे, 1907 तक ये जीवित रहे। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों की ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए एक एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपनी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए थे। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है। अगर बाई चांस सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप, जिसको समूह हिंदी में कहते थे, तथा 36 पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहते हैं। ये देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी आप लोग देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने व्यवस्थित कर रखी है। इसको आराम से आप लोग देखें और समझें। अब पढ़ेंगे हम लोग मेंडलीव आवर्त सारणी की उपलब्धियां। क्या देखेंगे दोस्तों? मेंडलीव आवर्त सारणी की कुछ उपलब्धियां दी गई हैं, इनके बारे में देखते हैं। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या है? कोबाल्ट है, देखिए, जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.9 होता है। सारणी में निकेल देख सकते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.7 है। सारणी 5.4 को देख करके आप ऐसी एक अन्य विसंगति ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया है। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामांकन उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका संस्कृत शब्द है जो कि उपसर्ग लगाकर किया है, जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम। कौन कौन से आप देख सकते हैं, बताते हैं आपको हम। देखिए दोस्तों, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। क्या क्या है दोस्तों? ये है गैलियम, स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है कि गुणधर्म क्रमशः एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम तथा एका सिलिकॉन के समान थे। मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्युमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म को सारणी 5.5 में सूचीबद्ध किया गया है।
अब आप लोग सूची को देख सकते हैं, ये रही दोस्तों टेबल, इसको आप आराम से देखें। गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, ऑक्साइड का सूत्र को, क्लोराइड का सूत्र, ये सब चीजें दी गई हैं, इनको आप लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए, इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए हैं। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया, अब तो उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना गया। उत्कृष्ट गैसें आप देख लो, जैसे बता देते हैं आपको हम, अक्सर इससे क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हीलियम जिसका सिंबल He होता है, नियॉन जिसका सिंबल Ne होता है, ऑर्गन जिसका सिंबल Ar होता है। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा गया। अर्थात इन्होंने जो पहले मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, जो तत्व इन्होंने सेट किए थे उनको बिना छेड़े कुछ किए, जितनी जी अक्रिय गैसें मिली हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इनका एक अलग ही इन्होंने समूह बना दिया। अब हम लोग देखेंगे मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक क्या करते हैं, बनाती हैं, जैसे उदाहरण में दिखाया गया है। दूसरी ओर हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है और धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है। हाइड्रोजन के कुछ यौगिक HCl, H2O, H2S दिए गए हैं और सोडियम के कुछ यौगिक आप लोग देख पा रहे होंगे। इनको भली भांति आप लोग देख लें और इनको आप समझ सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। बाई चांस आपसे पूछा जाए कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसकी सबसे पहली कमी क्या थी या सबसे फर्स्ट जो मिस्टेक है वह क्या थी, तो आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो प्लेस थी, जो स्थान था, वह नियत नहीं था। अर्थात उसको जहां होना चाहिए वो वहां नहीं था। तो इसकी यह एक विशेषता है, विशेषता नहीं दोस्तों, यह एक कमी है। मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम बाहरी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। कुछ प्रश्न दिए हैं दोस्तों, इनको पढ़ें और स्वयं करने की कोशिश करें। अब हम लोग पढ़ेंगे अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी। क्या कहते हैं इसको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। सन 1913 में, किस सन की बात है? सन 1913 में हेनरी मोजले, नाम क्या साइंटिस्ट का? हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या जड़ या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक ही बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है।
आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की तीनों कमियों को सुधारा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है, ये जानने के बाद हम हाइड्रोजन की असंगत स्थिति की चर्चा करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। कितने स्तंभ हैं? ग्रुप कितने हैं? 18 हैं। और 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त पीरियड कहा जाता है। ठीक है, पीरियडिक या पीरियड भी कहा जाता है। तो 18 कितने हो गए? समूह हो गए। 7 आवर्त होते हैं। एक ये क्रियाकलाप है, इसको आप स्वयं पढ़ें और करें। देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी धातु, उपधातु और अधातु, कैसे इसको चिन्हित किया है थोड़ा सा इसको आप समझ लें। छोटी सी बात है, ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, जी सॉरी मेटलाइट्स है, जिसको उपधातु बोलते हैं। उपधातु का मतलब होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं, वह उपधातु के रेंज में आता है। और अधातु क्या होता है? जो टोटली क्या होता है, जो नॉन मेटल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसमें कोई भी धातु का गुण नहीं होता है। अब टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे लिथियम देख पा रहे होंगे, बेरिलियम देख पा रहे होंगे, ये सब क्या है? ये सब धातु के रेंज में आते हैं। और इसमें उपधातु आप लोग देख सकते हैं, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये। और अधातु आपको कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब अलग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे, ये भी अधातु के रेंज में आता है, एलिमेंट्स है। इस टेबल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया। इस टेबल को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें। अगर दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट्स में एक कमेंट्स कर दें और पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखेंगे इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसी प्रकार आप देखेंगे एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे फ्लोरीन तथा क्लोरीन के जो समूह 17 के तत्व हैं, फ्लोरीन एवं क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है, क्योंकि इससे पहले आवर्त के समूह फर्स्ट या समूह 17 में किसी में भी इसको रखा जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? एक क्रियाकलाप है, इसको आप स्वयं पढ़ें और करें। कि आप देखेंगे कि इन दूसरे आवर्त के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान है। आप यह भी देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। आप कह सकते हैं कि अध्यासित कोषों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। जैसे ये कुछ तत्व दिए गए हैं, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इनको आप लोग जरूर यहां से देख लें। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरे आवर्त में स्थित हैं क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन Kl एवं m कोषों में स्थित हैं। Kl m जो दिए गए हैं ये कोष होते ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कीजिए, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। आगे की कक्षा में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, अर्थात फर्स्ट ईयर इंटर में जाकर आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाएंगे। आप जानते हैं कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² इस बेस पे होगी, इसको ध्यान रखें। निर्भर करती जहां n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता, जैसे k कोश 2 × की पावर 2, अर्थात देखिए 2 × 1 की पावर 2 अर्थात 2। प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं और प्रथम आवर्त होता क्या? k कोश।
के कोश होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखें। एल कोश देखें, 2 × 2 अर्थात कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और दूसरा जो कोश होता है, कक्षा होता है दोस्तों, वह एल होता है। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे एवं सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8, 18, 18, 32, 32 होती है। इसका कारण आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में देखेंगे। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अपक्रियाशीलता का पता चलता है। आप जानते हैं कि तत्व द्वारा निर्मित आवंत के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। क्या अब आप बता सकते हैं कि मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र को आधार बनाया था? वह शुद्ध था। इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में कैसे रखा जाता है। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम लोग संयोजकता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संयोजकता पढ़ेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। बिल्कुल, देखिए, जो भी तत्व है उसकी बाहरी कक्षा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह निर्धारित करेंगे कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, अर्थात बैलेंसिंग जो है, संयोजकता है, वह कितनी दोस्तों हो जाएगी, यह चीज निर्धारित करेंगे। अब क्रियाकलाप है, इसको आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्या कर अब अपने पास जो टॉपिक है दोस्तों, वह है परमाणु साइज। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 pm अर्थात पिकोमीटर होती है। 1 pm होता है, वैल्यू कितनी दोस्तों? ये देखिए, 1 pm = 10⁻⁻12 m होता है। आइए अब हम समूह तथा आवर्त में परमाणु साइज की विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोग एक क्रियाकलाप देख पा रहे होंगे 5.7 क्या है दोस्तों? 5.7 है। देखते हैं कि दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं नीचे दी गई। दूसरे आवर्त के तत्व दिए गए हैं, परमाणु त्रिज्या दी गई है। इसको आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं ये क्या चीज है। देखिए, इन्हें परमाणु त्रिज्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इनको देखें, और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। और आरोही क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। इस बात को आप लोग ध्यान रखें ताकि इनको त्रिज्या के अनुसार जब भी आप सेट करें तो सेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। इस लाइन को आप लोग जरूर याद रखें दोस्तों। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता है। एक ये भी दिया गया क्रियाकलाप, इसको पढ़ें और जरूर दोस्तों करें। आप देखेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है। इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। अब देखेंगे धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, अर्थात ऐसे कौन से तत्व हैं जो धातु के गुण प्रदर्शित करते हैं, या ऐसे कौन से तत्व हैं जो धातु के गुणधर्म या गुण प्रेजेंट या प्रस्तुत नहीं करते हैं, या उनमें ऐसे विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप आप लोग देख सकते हैं 5.9 है, इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे सोडियम एवं मैग्नीशियम की बात हो रही है। सोडियम एवं मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित हैं। इससे एक लोकेशन दोस्तों क्लियर हो गया। क्या हो गया है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए, सोडियम और मैग्नीशियम है जो कि बाईं ओर है। सल्फर और क्लोरीन है जो अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स हैं, वह दाईं ओर स्थित हैं।
मध्य में सिलिकॉन स्थित है जिसे अर्धधातु या उपधातु कहा जाता है। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अर्धधातु या उपधातु होता क्या है। देखिए, जिसमें दोनों गुण पाए जाएं, मेटल्स के भी पाए जाएं और नॉन मेटल्स के भी पाए जाएं, वह उपधातु या अर्धधातु कहलाता है। और इंग्लिश में इसको मेटलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलाइट्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, जैसा कि मैंने जस्ट ऊपर आपको भी टेबल में दिखाया था। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। यहां से आप लोग इसको समझें। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। तीसरे अध्याय में आपने देखा कि आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह एक विद्युत धनात्मक है। अब आप क्रियाकलाप 5.10 को देख सकते हैं। आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक क्या आराम से एकदम निकल जाते हैं। इसलिए धात्विक अवलक्षण आवर्त में घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। आइए इन गुणधर्मों की विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, एक क्रियाकलाप है, इसको आप स्वयं पढ़ें और समझें। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं। इन प्रवृत्तियों से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रकृति का भी पता चलता है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकी तथा अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। अब देखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन है, इनको आप स्वयं देखें और खुद करने की कोशिश करें। अब वक्त आ गया है वो सब पढ़ने का, पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखिए आपने क्या सीखा। तत्वों को उनके गुण धर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है? तत्वों को उनके गुण धर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। डॉब्राइन ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया, जबकि न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया। इस बात को भी ध्यान रखें कि त्रिक के में किसने वर्गीकृत किया तत्वों को? तो डॉब्राइन ने। और अष्टक का सिद्धांत किसने दिया है? वह न्यूलैंड्स ने दिया है। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत। कभी कभी पूछा जाता है कि मेंडलीफ ने तत्वों को किस आधार पर उन्होंने व्यवस्थित किया है? तो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम। आरोही क्रम होता छोटे से बड़े की ओर, जिसका परमाणु द्रव्यमान कम होगा वह आगे रहेगा और जिसका ज्यादा होगा वह पीछे रहेगा। इस तरीके से मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी प्रेजेंट की थी, प्रस्तुत की थी। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया है। अब आगे देखिए, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में खाली स्थानों के आधार पर नए तत्वों की भविष्यवाणी की है। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से होने वाली विसंगतियां परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से दूर हो गईं। तत्व के इस आधारभूत गुणधर्म अर्थात संख्या की खोज को मोजले ने किया है। देखिए, जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी प्रेजेंट टाइम पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं, वह मोजले की देन है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्व खंभों में, ऊर्ध्व स्तंभों में, जिसको ग्रुप कहते हैं या समूह हिंदी में कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियों जिन्हें आवर्त कहते हैं, में व्यवस्थित किया गया। इस प्रकार व्यवस्थित तत्व परमाणु साइज संयोजकता देखिए, इस प्रकार व्यवस्थित तत्व परमाणु साइज संयोजकता या संयोजन क्षमता तथा धात्विक एवं अधात्विक अवलक्षण जैसे गुण धर्मों में आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं।
तो दोस्तों यह पूरा का पूरा चैप्टर रहा, इसको एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लें और समझ लें। कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर से इसे समझें। और दोस्तों बता दें ये एनसीईआरटी की क्लासेस हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यह क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है, इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है और शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।